नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। कुछ समय से हमारे सेशंस नहीं हो पा रहे थे, कुछ तकनीकी खामियां और कुछ हेल्थ इश्यूज, लेकिन हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं अपने क्लासेज को कंटिन्यू करते हुए। सब बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है 8, 9, 10 फरवरी को, तो उससे रिलेटेड हमारा कुछ प्रिपरेशन आप करवा दीजिए फ़िलहाल के लिए। तो एसएससी जो है फ़िलहाल नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए प्रीलिम एग्ज़ाम कराने जा रही है, जिसमें एग्ज़ाम जो होगा वो 4 सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके, अरिथमेटिक एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज के हिसाब से। और इन चारों टॉपिक से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको समय मिलेगा केवल 60 मिनट का ये 100 क्वेश्चन करने के लिए। दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, और हर एक गलत नंबर का, हर एक गलत क्वेश्चन का 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 25% मार्क्स आपके अर्न किए हुए में से काट लिए जाएंगे। अगले 10 दिन के लिए हम केवल एसएससी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सेशंस ही यहां पर करने वाले हैं, और कोशिश पूरी रहेगी कि जितने सेशंस हम यहां पर कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हों आपके, और मैक्सिमम चीजें आप समझ पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी पूछता है। ये एसएससी में जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, उस लेवल के यहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं नंबर सिस्टम से। और एसएससी अपने किसी भी प्रकार के रिक्रूटमेंट एग्जाम में नंबर सिस्टम से 1, 2, 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। और यहां पर आपको इस नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में, इस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल सकते हैं। और उनमें से हमने कोशिश की है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी का अब तक का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और एसएससी जो अपने 10 एग्जाम कराता है उनमें से 7 से 8 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है एसएससी ने कि 472 इंटू 231 इंटू 691 इंटू 329, इसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट नंबर क्या है। इसका रिजल्ट मतलब कि मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करने से 4792389 इस तरीके का नंबर कोई आ गया, ये सही नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया है। ये पूछ रहा है कि ये वाला जो यूनिट नंबर, यूनिट 10, 100, 1000, इस तरीके से ये यूनिट नंबर क्या होगा। तो ये यूनिट नंबर पता करने के लिए आप क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या? एसएससी भी इतना तो बेवकूफ है नहीं कि इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने में इन नंबर्स को इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आपका इस तरीके का वो नॉलेज एसेस नहीं करना चाह रहा। एसएससी क्या जानना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं पता, ऐसी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट नंबर क्या होगा। सीधा सा सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे, यूनिट नंबर वही होगा जो इसकी यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसकी यूनिट नंबर कौन सी है? 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2, 18। अब 18 आ गया तो ये यूनिट नंबर है और ये टेंस वाले पे आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं टेंस पे 1 आएगा। आपको केवल और केवल यूनिट नंबर जानना था और यूनिट नंबर क्या आ गया है? 8 आ गया है। बहुत सिंपल है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3 से 4 सेकंड का हार्डली काम है ये। यहां पर आप देखते ही करोगे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18। तो 18 का वंस पर कौन सा आ रहा है, यूनिट नंबर कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है। और यही आपका राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं एसएससी में। अब आप कहोगे सर सेम एज इट इज यही क्वेश्चन का? जी नहीं, इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछ सकता है। अब दूसरी बात आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या दिमाग में रखनी है, अगर इन नंबर्स में से किसी भी नंबर की लास्ट यूनिट नंबर जो है वो क्या है? 0 है। मान लीजिए ये 470 हुआ होता है, इनमें से किसी भी नंबर में ये 470 है या ये 230 है, किसी भी नंबर की यूनिट नंबर 0 है,
तो फिर आपको उस क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, फिर उसका यूनिट नंबर हमेशा 0 ही होगा, फिर उसका यूनिट नंबर हमेशा 0 ही होने वाला है। इस चीज को आप अच्छे से मन में बैठा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर इनमें से किसी भी नंबर का यूनिट नंबर 0 आ गया, इसका मतलब आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही आएगा। दूसरी बात, और अगर इनमें से एक नंबर 5, यहां पर 5 और एक नंबर 2 है तो भी 0 ही आएगा, तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक नंबर 5 और एक नंबर 4 है तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 475 इंटू 472, ये और फिर जैसे जो नंबरों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आपको पता 10 आता है। अब उससे जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होंगी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर 4 आ जाता तो भी यूनिट नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये आप अच्छे से यहां पर समझ लीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए यूनिट नंबर को पता करने में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। और नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के आपके इस होने वाले एग्जाम में, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में 99% चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीन पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हमने दे दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि यूनिट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट नंबर क्या आएगा। नंबर सिस्टम से एसएससी जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और नोट कीजिएगा इसको। क्या पूछता है एसएससी, पूछता है कि 4000 में से मिनिमम क्या माइनस या डिडक्ट करें कि बची हुई नंबर 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई नंबर देगा आपको, इस नंबर को इस नंबर में से क्या माइनस करें, क्या डिडक्ट करें, क्या घटा दें कि जो बची हुई नंबर है वो 19 से, 21 से, 23 से कंप्लीटली डिवाइड होती हो। कुछ नहीं करना आपको ऐसे क्वेश्चंस में। क्या करना है, जो गिवन नंबर है, क्या है गिवन नंबर, 4000, किससे डिवाइड करना है, जो कि 19 आपको दे रखा है, गिवन नंबर से डिवाइड करना है। क्या आएगा देखिएगा, उसका जो रिमाइंडर होगा, उसका जो शेषफल होगा, उसका जो बचा हुआ नंबर होगा, वही आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगी जो कि 4000 से, जो कि 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। डिवाइड कीजिएगा, 19 दूना 38, 2 बच गए, 0, 19 1 19, क्या आया, 1 बच गया, 0 ले लिया, कुछ नहीं आ रहा भैया, अब पॉइंट नहीं लगाना कहीं पर भी। ये 10 जो है यहां पर क्या है, रिमाइंडर है, बच गया है। यहां पर 10 ही वो नंबर है जो कि अगर 4000 में से माइनस कर दें तो क्या होगा, वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, 4000 में से 10 माइनस करके देख लीजिए, 3990 आएगा, 3990 आएगा। कीजिए इसको 19 से डिवाइड, 19 दूना 38, यस, 1 आया, 19 आ गया, 19 1 19, राइट, और 0 आ गया। क्लियर है। तो यानी उस नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड कीजिएगा और जो रिमाइंडर बचता है वही उसमें से माइनस कर देंगे, वही माइनस कर देंगे, तो बची हुई नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन केवल इसी तरीके से आता है क्या, जी नहीं, 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि 4000 में से मिनिमम क्या माइनस करें या मिनिमम क्या प्लस करें कि वो नंबर जो है वो 19 से डिवाइड हो जाए। अब सोचिएगा, ये तो हमने माइनस करने का देख लिया, 10 माइनस कर दिए। अगर ये बोलता है कि मिनिमम क्या प्लस करें, तो आप देखिए 10 तो ये है ही, किसके बराबर करना था, 19, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 9। यानी कि अगर इसके अंदर हम 9 और जोड़ दें, 9 और जोड़ दें तो क्या होता है, देखिए यहां पर जब 1 बचा था तो आगे हम यहां पर 9 यहां से ले लेंगे और एक बार जो है ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर आप इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो समझ पा रहे हैं इस चीज को, मिनिमम 9 आप इसमें ऐड कर दोगे, मिनिमम 9 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये नंबर कंप्लीटली 19 से डिवाइड हो जाएगी। तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछता है कि कम से कम क्या प्लस करें या माइनस करें। माइनस वाला आपको पता लग गया, 10 माइनस कीजिए,
प्लस करें तो प्लस 9 प्लस कीजिए, तो कम से कम नंबर कौन सी है, 9 है दोस्तों। तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि 9 कम से कम आप इसके अंदर प्लस कीजिए तो ये नंबर 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। और ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स के एसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी आउटडेट ना हुआ है, ना कभी जिंदगी में, ना कभी भविष्य में ये आउटडेट होगा। तो नोट कर लीजिएगा, किसी भी गिवन नंबर में से क्या माइनस करें या क्या प्लस करें कि बची हुई नंबर गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कुछ नहीं करना, उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको देखना है कि लास्ट में क्या आया, वही नंबर आप उसमें से माइनस कर दोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कितना प्लस करें, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, वही नंबर आप इसमें प्लस कर दीजिएगा। पूछ सकता है मिनिमम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, देख लेना दोनों में से छोटी नंबर कौन सी है, प्लस वाली है माइनस वाली है, तो वही नंबर यहां पर प्लस वाली है। तो आप बोल दीजिएगा साहब इसमें 9 प्लस कर देने से ये 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। आपके लिए होमवर्क रखा जा रहा है, यहां पर एक सेम क्वेश्चन है, 3100 में से कम नंबर माइनस या डिडक्ट करें कि बची हुई नंबर 17 में से बची हुई नंबर 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एज इट इज क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से मार्क करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और कहीं से अननेसेसरी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर समय है, कर पा रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 हमने रखा है, 4508 की नजदीकतम नंबर, यानी माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, सबसे छोटी से छोटी और नजदीकतम नंबर कौन सी है जो कि 21 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। हमने बता दिया इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ताकि हमें भी समझ आए कि आप हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को भी एसएससी रिपीटेडली पूछता है, जो कि फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन को रीड करते ही आपको समझ में आएगा कि केवल 2 ही नंबर हैं इस क्वेश्चन में जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या है, 879496, 879496, 879496। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ये नंबर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रही हैं, स्क्वायर भी लगा हुआ है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई के निशान है, आप समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन जो है फैक्टर से है। और समझिएगा ये नंबर क्या है, पहली नंबर ए है, बीच में निशान बी प्लस है, दूसरी नंबर बी है, इसका स्क्वायर कीजिए, जैसा इसने दे रखा वैसा वैसा कर लीजिए। पहली नंबर को ए या एक्स मान लीजिए, दूसरी नंबर को बी या वाई मान लीजिए, और ऐसे का ऐसे इस क्वेश्चन को रखते जाइए। एग्जामिनर पागल नहीं है कि इतने ते क्वेश्चंस में इतने ते नंबर्स को आपको देख करके इनको प्लस करा करके फिर उनका स्क्वायर कराएगा, माइनस कराएगा, फिर उनसे डिवाइड कराएगा, उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहां पर सिंबल देखिए माइनस का है, अगेन a नंबर आ गई, माइनस का निशान आ गया, b नंबर आ गई, स्क्वायर आ गया, अपॉन में a आ गया, इंटू b आ गया। आई होप ये चीज तक यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया है। अब आपको फैक्टर से रिलेटेड 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए और हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये 8वीं क्लास के फैक्टर्स हैं, सब बच्चों को आपको रटे हुए होने चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ऐसे ही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर तो प्लस है लेकिन माइनस 2ab हो जाएगा। ये दोनों के फॉर्मूला हमारे पास में आ चुके हैं, इनको सिंप्लीफाई करने का, ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको सिंप्लीफाई करने का फैक्टर से रिलेटेड आपके पास में फॉर्मूला आ चुके हैं। दूसरा एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपका इसका फैक्टर्स इसके आ गए हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स आपको पता होने ही चाहिए। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए आपके पास में ये है, तो लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ब्रैकेट में एक बार के लिए बंद कर दीजिएगा, निशान लगाइएगा। इसका भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया। क्लियर है। अब ये निशान, ये ब्रैकेट्स, अब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान देखो यहां पर माइनस है तो अंदर वाले सबको बदल देगा। ये कीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस यहीं पर रहेगा, ये एक का माइनस स्क्वायर हो गया, ये एक का माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस था यहां पर ये माइनस हो गया, बी स्क्वायर ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, अपॉन में ए बी ऐसे का ऐसे। अब देखिए आप, ये ए स्क्वायर यहां पर प्लस का है, ये ए स्क्वायर माइनस का, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस और ये डिडक्ट हो गया जी। ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर कट गया जी, प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab हो गया। स्क्वायर वगैरह नहीं होगा दोस्तों, 2ab को 2ab से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों ही कॉमन है, 2ab यहां पर 2ab को कॉमन ले लिया तो यहां पर ये 1 प्लस 1 यानी कि 2ab इंटू 2 4ab हो गया दोस्तों। ये हमने सिंप्लीफाई करके बताया, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसी चीजों की। इसका मतलब 4ab अपॉन ab से ab भी कट गया, 4 आएगा इसका आंसर। किसी को गलतफहमी हो तो ऐसे इन नंबर्स को आप स्क्वायर करके माइनस करके जो भी बता रखा है वैसे करके भी देख लीजिएगा। इन नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरीके से अगर कुछ भी नंबर्स लिखी हुई है उसका आंसर केवल 4 ही आएगा। और ये एसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसके लिए आपको स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूला याद रखने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फैक्टर्स याद रखिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए। क्यूब वाले तो फिलहाल देखेंगे कि आपको कराने हैं कि नहीं कराने, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। हायर सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चंस में नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चंस के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में एसएससी नहीं पूछता जहां तक है क्यूब वाले क्वेश्चंस। इनको तो देखिए, बाद में क्यूब का भी हम देखते हैं जरूरत पड़ती है। तो जब हमने फैक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्टडी कर लिया है तो आपके होमवर्क के लिए हमने आपको 2 क्वेश्चन यहां पर रख दिए हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके इनका आंसर हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके आंसर बताइएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, नहीं आया तो हम वापस रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम मैथ्स का ही। यहां पर क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, एक बल्लेबाज ने, बैट्समैन ने 125 रनों का स्कोर किया, जिसमें से 5 बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, फोर्स, और 6 सिक्सेज लगाए उसने। 6 सिक्सेज उसके 125 नंबर में शामिल है, 5 फोर्स हैं और 6 सिक्सेज हैं। उसने कुल स्कोर का कितना % विकेटों के बीच में दौड़ करके स्कोर किया। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाइएगा कि उसने टोटल जो है कितने स्कोर किया है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि आप श्योर तरीके से किस तरीके से आप कर पाओगे एग्जाम में। जब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है टोटल 125 रन से हैं। उसने फोर्स में कैसे किया, 5 फोर्स है उसके, तो 20 रन जो है उसके चौकों के रूप में है। 6 सिक्सेज यानी 6 इंटू 6 36 जो रन है वो उसके सिक्सेज के फॉर्म में है। तो ये रन्स जो उसके फोर्स और सिक्सेज के रन कितने हैं, 56 हैं। यानी कि उसके टोटल 125 क्वेश्चंस में से 56 रन्स को अगर माइनस कर दें जो कि फोर्स और सिक्सेज के हैं, तो बचे हुए रन्स जो हैं वो विकेट्स के बीच में दौड़ करके किए हैं। जैसे 1-1 रन दौड़े हो, 2-2 रन दौड़े हो या 3-3 रन दौड़े हो। सभी लोग आज के डेट में क्रिकेट देखते हैं, तो ये समझ जाइएगा 125 में से आप 56 को माइनस कीजिएगा, 15 6 9 11 5 6 69 रन्स जो हैं उसने विकेटों के बीच में दौड़ करके पूरे किए हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना % है टोटल स्कोर का, तो 69 टोटल स्कोर 125 का कितना % है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 चौक 36, 6 चौक 24 27 अपॉन 5 55 25 55 25 1/5 55 से ही 1/5% जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। आप जब ये चीजें सीख जाते हो तो जल्दी से आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको दिमाग में है। 125 रन्स जो हैं वो उसके टोटल हैं, 5 फोर्स के हैं तो 20 और 6 सिक्सेज के हैं तो 36 56, इसमें से डायरेक्ट माइनस करोगे 69 आ गया।
अब 69 टोटल का कितना परसेंटेज में है? 125 का। और ये देख लीजिए आपने कितना तुरंत की तुरंत आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। मुश्किल से 15 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में लगने हैं। इस तरीके के ये रिसेंट में किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस किया है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन हम जनरल अवेयरनेस से आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। और उसका पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 पेंडेमिक के दूसरी वेव के दौरान किस इंस्टीट्यूट ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करने का डिमोन्स्ट्रेशन किया? भारत के एक नामी गिरामी आईटी इंस्टीट्यूट ने नाइट्रोजन प्लांट्स को, नाइट्रोजन गैस के प्लांट्स को ऑक्सीजन गैस के प्लांट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया, उसको डिमोन्स्ट्रेट किया। क्योंकि सेकंड वेव के समय में सबको पता है कि ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही थी और उस कमी को पूर्ति करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट ने, भारत के एक इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन गैस प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने यह काम किया, नाइट्रोजन गैस जनरेटर को ऑक्सीजन गैस जनरेटर में कन्वर्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस पर्सनैलिटी ने मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, ए प्लेस टू आवर पीपल, और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। किसने कहा? यह बात कही डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर सेशंस में। कंटिन्यू हम अगले 10 दिन तक यही सेशंस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इनमें से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मतदान यानी वोटिंग की एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया? 1988 तक जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 ईयर्स थी। मतलब वोट करने के लिए इंडिया में, भारत में वोट करने के लिए 21 साल का होना कम से कम जरूरी था, चाहे लड़का हो या लड़की हो। भारत में वोट करने के लिए 21 साल की एज चाहिए थी। लेकिन अभी सभी को पता है कि वोटिंग की एज जो है वो कितनी हो गई है, 18 साल हो गई है। कब किया गया इसको? 1989 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 1989 में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया है। अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के एक क्वेश्चन 100% आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में मिलेगा। महत्वपूर्ण हम आप लोगों के साथ में अगले 10 दिन तक डिस्कस करने वाले हैं। और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 से 18 साल की एज कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की? 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की। कब की? 1989 में लागू हुआ ये। वैसे अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 88 में आया और 89 से ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस स्टेट में लोकेटेड है? स्टैच्यू ऑफ का नाम आते ही देश में एक नाम आता है, हमें दिमाग में आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्चा में है, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द टॉलेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर है? इंडिया में ही है। टॉलेस्ट है तो कितना है? 182 मीटर है, 182 मीटर। तो फीट में देखें तो 1597 फीट की हाइट का ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसके लिए है? किसका स्टैच्यू है भाई? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें हम क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम देते हैं आयरन मैन, लौह पुरुष। आयरन मैन का नाम भी दिया गया है इनको, लौह पुरुष का नाम। कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? आपने भारत की अलग अलग रियासतों को एक करने का काम किया, यानी कि
1947 में आजादी के बाद में सभी ने यह बोल दिया हम तो अपने अपना राज संभालेंगे जी। तो इन्होंने एक एक के पास में जाकर के जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद डरा करके धमका करके किसी भी तरीके से देश के भारत को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक करने का काम किया, भारत के एकीकरण का काम किया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं का है, इन्हीं की स्मृति में है, इन्हीं का है। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है? स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति के लिए। ये एक भगवान महावीर, नाम सब पहचानते हैं दोस्तों, भगवान महावीर के एक अनुयायी संत रहे हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, सुरीश्वर जी महाराज, इनकी स्मृति में इनका स्टैच्यू है, जो कि भगवान महावीर के मैसेंजर हैं। एक तरीके से उनके मैसेज को, उनके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया किन्होंने? श्री विजय वल्लभ श्री सुरीश्वर जी महाराज ने। और इनका स्टैच्यू जो है स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से जाता है। कहां पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में। और राजस्थान तो बहुत बड़ा है जी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पाली डिस्ट्रिक्ट में है। और पाली में भी कहां पर है भाई? जेतपुरा में है। जेतपुरा, JAIT है या JET है, जो भी है, जेतपुरा पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर था? बताना भूल गए। कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर है। और गुजरात में भी कहां? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, 182 मीटर हाई। एक क्वेश्चन और देखिए, अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, GST यानी कि गुड्स, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप बोलोगे कि साहब हम तो देख करके पहचान लेंगे। जी नहीं, वो ऐसे नाम लिखेगा जो कि चारों एक जैसे लगेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। किस संशोधन अधिनियम से GST लागू हुआ? GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। कौन सा एक्ट था? कौन सा अमेंडमेंट था दोस्तों? 101 101st एक्ट, 101st अमेंडमेंट एक्ट था, जो 2016 का कानून है। लेकिन कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है GST, जिसके ऊपर शोर मचा, बड़े चुटकुले बने, बड़े मीम्स बने कि किसी को समझ में आया क्या, किसी को समझ नहीं आता। इस तरीके से, हालांकि हमें तो नहीं पता कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। GST कैसे होता है? किसी चीज पे 3% है, 5% है, 8% है, 18% है, 28% है। तो इसके दो पार्ट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल GST, एक स्टेट का स्टेट GST। यानी कि आपने दिल्ली से कोई सामान खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, कोई मोबाइल फोन खरीदा जिसपे 18% GST लगा, तो उसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा। ये इसका फार्मूला है। आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा GST। और GST कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया है? 101वें अमेंडमेंट एक्ट से आया है हमारे संविधान में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इको मार्क प्रतीक इनमें से किससे संबंधित है? इको मार्क, देखिए आप यहां पर इको मार्क, क्या समझ में आ रहा है भाई? इको मार्क कोई ना कोई मार्का है। मार्का मतलब जैसे हम गोल्ड पे लगाते हैं ना हॉलमार्क, हॉलमार्क लगाते हैं दोस्तों, हॉलमार्क, वैसे ही कोई ना कोई मार्का है। इको मीन्स इकोसिस्टम से रिलेटेड, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये वो मार्का है जो चीजों की क्वालिटी डिसाइड करता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इको मीन्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, तो चीजों के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो चीजें एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, मतलब कम से कम नुकसान पहुंचाती हूं, कम से कम इंपैक्ट डालती हूं, कम से कम हार्मफुल इंपैक्ट डालती हूं, उन चीजों के लिए है इको मार्क। एक तरीके का हॉलमार्क ही है।
कौन इश्यू करता है इसको? भी BIS ही इश्यू करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि गोल्ड के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। हॉलमार्क का, आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं, आपको पता है 22 कैरेट की, 24 कैरेट की, 18 कैरेट की, 20 कैरेट की जो हॉलमार्क लगा होता है, जो सुनार उसके ऊपर हॉलमार्क लगाती है, BIS लगाता है, BIS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो उसी ने इको मार्क निकाल रखा है। मान लीजिए ऐसी कोई चीज बनाई गई है, कोई पेपर बनाया गया, कोई थैला बनाया गया, उसके ऊपर इको मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो आप किस चीज को डिसाइड करता है कि इकोसिस्टम के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, आपके इकोसिस्टम पे कितना प्रभाव डाल रहा है, आपके एनवायरमेंट पे कितना प्रभाव डाल रहा है। तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से रिलेटेड है इको मार्क। समझ रहे हो आप इस चीज को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, द क्लॉक इज टिकिंग निम्न में से किस डे की थीम है? ये सारी के सारी या तो योगा डे, कोई ना कोई, ये सारे के सारे डेज लिखे हुए हैं, योगा डे, इंटरनेशनल वीमेन डे, इंटरनेशनल टीबी डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड टीबी डे। दोस्तों डेज की जितने भी डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं हर साल, उन डेज की हर साल कोई ना कोई थीम होती है। जैसे नर्सेज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल उसकी थीम रखी जाती है, वैसे ही एक कोई डे है जिसके इस बार थीम थी, लास्ट ईयर थीम थी, 2021 के नाम लिखे हुए सारे के सारे। और वर्ल्ड टीबी डे जो होता है, वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 24 मार्च को। और इस 24 मार्च को जो वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया गया, उसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है? 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है, 12वीं क्लास में खूब पढ़ा है। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है भाई? बहुत ही सेंसिटिव होती है एक चीज। कौन? कोई एक वनस्पति के अंदर, बोटनी के अंदर हम पढ़ते हैं क्या? लाइकेंस को हम पढ़ते हैं। लाइकेंस जो हैं वो एयर में चेंजेस के लिए, एयर में पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लाइकेंस जो है एल्गी और फंजाई का ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, तो वो उसके इंडिकेटर माने जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर, खीरा कुकुम्बर को काट करके उस पर नमक डालते हैं, तो इनमें से किसके कारण से उसमें पानी निकलता है? आप कभी भी टिफिन बॉक्स में डाल करके खीरे को काट करके कैरी कीजिए अपने ऑफिस तक, दोपहर 12-1 बजे आप उसको खोलेंगे, अगर आपने इसमें नमक डाल रखा था तो उसमें पानी ही पानी हो जाता है। रीजन क्या है? ये एक देखिए, एक खीरे का पीस है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया? सोल्ट डाल दिया। क्या सिचुएशन हो गई? खीरे के अंदर और खीरे के बाहर, खीरे के अंदर और खीरे के बाहर, अंदर क्या बाहर, तो आपने क्या डाल दिया भाई? NaCl सोल्ट डाल दिया। इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो क्या है? ज्यादा है। खीरे के अंदर तो जितना था उतना ही है, नमक तो होता ही है, सोडियम और क्लोराइड उसके अंदर भी है, लेकिन बाहर आपने नमक जो है ऐड किया है तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है। खीरे के अंदर जो है लेस कंसेंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड की। क्या होगा? क्या होगा भाई? वाटर मूव करेगा। ऐसी सिचुएशंस में वाटर मूव करेगा, और वाटर हमेशा लेस कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ में, यानी अंदर से बाहर की तरफ में जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशंस में। ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ में, किसके अक्रॉस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। 3 ही कंडीशन होती है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और कौन मूव करेगा? वाटर विल मूव। और किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? और किस कंसेंट्रेशन से किस कंसेंट्रेशन की तरफ में? लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ में मूव करता है, और इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी परासरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के हिसाब से। क्वेश्चन और देखिए आप, एक भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? सोल्ट वाटर लेक। कौन सी है भाई? सोल्ट वाटर लेक इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है सांबर झील। सांबर कहां पर है भाई? राजस्थान में। राजस्थान में जो सांबर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नमक बनता है भाई वहां पर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का का भी आपने सुना होगा, चिल्का भी खारे पानी की एक बड़ी झील है, लेकिन ये समुद्री तट पर, कोस्टल एरिया में, समुद्री तट की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के नहीं आ जाए। समुद्री तट पर खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि कहां पर है? ओडिशा में है।
उड़ीसा में है, लेकिन खारे पानी की, नॉर्मल में लिखा हुआ खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में राजस्थान सांभर में है, जहां पर नमक का उत्पादन होता है। वुल्लार दोस्तों, यह भी एक झील का नाम है, लेकिन यह मीठे पानी की झील है। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इंडिया के अंदर। और कहां पर है? बांदीपोड़ा कहां पर है भाई? J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में बांदीपोड़ा जगह पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और उसका नाम है वुल्लार। अब आप पूछेंगे सर लोनार, नहीं पता हमें भी। 3 चीजें हमने आपको बताई है। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सांबर राजस्थान में है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील लेकिन समुद्री तट पर उड़ीसा में है। वुल्लार मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है? बांदीपोड़ा, जम्मू एंड कश्मीर। लगे हाथ आप नाराज हो रहे होंगे, लोनार लेक के नाम बारे में भी बता देते हैं। लोनार लेक जो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, लोनार जगह का नाम है बुल्ढाना कहां पर? महाराष्ट्र में, वहां की एक लेक का नाम है। और यह सोडा लेक है, ये एक सोडा लेक का, सेलाइन सोडा लेक का टाइप है, यहां से रिलेटेड नहीं है। तीनों लेक्स का नाम ध्यान में रखना। चिल्का कोस्टल एरिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सांबर कंफर्म कीजिएगा, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा मुझे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी जो है वो क्या है? सांबर लेक जो राजस्थान में है। वुल्लार लेक मीठे पानी की, वर्ल्ड की नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये तो कंफर्म है। वुल्लार लेक जो है बांदीपोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमने कोशिश की है एसएससी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको अपडेट कराने की, और अगले 10 दिन तक हम कंटिन्यू केवल इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर एसएससी जो रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, एसएससी जो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एग्जाम रखने जा रहा है अगले 10 दिन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम आपको यहां पर अपडेट कराएंगे, केवल और केवल नर्सिंग स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ में अगले सेशंस के लिए। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।